नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग छठा सेट करेंगे। इसमें सारे 100 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, कि मुझे इससे बेहतर करने के लिए और हमें क्या करना चाहिए। चलिए देखिए, पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो जो सिमुक है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक ने कन्नौ वंश का, ये जो कन्नौ वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का उसने क्या किया था? सुशर्मा का हत्या करके कब हत्या किया? 60 BC में, यानी 60 ईसा पूर्व में हत्या करके उसने सातवाहन वंश की स्थापना किया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था, तो कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। यहाँ पे बताइए कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। संगम वंश का संस्थापक बताइए? हरिहर और बुक्का। चेर वंश का संस्थापक उदयन जेरल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है, ये अभिलेख दिया हुआ है, और इस तरफ में शासक दिए हुए हैं कि किस शासक से ये अभिलेख संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी संबंधित नहीं है, सारे गलत दिए हुए हैं। कि जो उदयगिरी गुहा अभिलेख ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगर आपसे बात किया जाए कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो एहोल अभिलेख आपको पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये भी गलत है। अगला देखते हैं, इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया? देखिए, इत्सिंग एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, वह भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था। 7वीं शताब्दी यानी कि 672 में वो आया था, लगभग 672-73 के करीब, और 694-95 तक ये भारत में रहा। यहाँ पे उसने जब आया यहाँ पे भारत में, तो वो संस्कृत का ज्ञान, यहाँ पे 3 साल तक भारत में रह के पहले संस्कृत की शिक्षा लिया 3 साल तक, और जब यहाँ से उसने एक बुक लिखा, अपना ग्रंथ लिखा, तो उसमें उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, राजराज प्रथम ने। यह चोल शासक थे, राजराज प्रथम। तंजौर जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? देखिए, अद्वैत वेदांत के अनुसार आपको क्या करने पर यहाँ पे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान से, कि कर्म से, कि भक्ति से, कि योग से? तो अद्वैत वेदांत में आपको लिखा हुआ है कि आपको ज्ञान से प्राप्ति, अब ज्ञान की प्राप्ति से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान। देखिए, अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और विशिष्ट द्वैत, ये जो सभी है ना, ये वेदांत की एक शाखा है। ठीक है, जो दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न थे ना, उनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो यहाँ पे पतंजलि उसमें से शामिल नहीं थे। तो पतंजलि जो थे ना, वो कहाँ, किससे संबंधित थे? तो पतंजलि आपको संबंधित थे शुंगों के, यानी कि शुंग जो वंश था, तो शुंग राज दरबार में वो रहते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ कराया था। कौन सा यज्ञ कराया? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार करवाया। ठीक है, और इसके लिए पतंजलि ने करवाया था। ये यज्ञ किसने करवाया था? पतंजलि ने करवाया था। तो यदि पूछा जाए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने मगध राज्य पर पहला, ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण साम्राज्य था, शुंग वंश जो था ये ब्राह्मण साम्राज्य था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि ये बृहद्रथ की इन्होंने हत्या कर दिया, और बृहद्रथ की हत्या करके मगध साम्राज्य पर शुंग वंश का नींव रखा था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है कि किस वायसराय के समय
बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। देखिए, अब आपको ये याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। वो कब हुआ था, तो ये जो है ना, ये आपको 1922 में हुआ था। ठीक है, तो उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय जो वायसराय थे ना, लॉर्ड रेडिंग थे। कौन थे, लॉर्ड रेडिंग। और लॉर्ड रेडिंग का जो कार्यकाल था वो 1921 से 1926 तक था। ठीक है, और जो बिहार में पहला जो अधिवेशन हुआ था ना, वो कब हुआ था, 1912 में। आपको याद रहना चाहिए कि पहला अधिवेशन जो हुआ था बिहार में 1912 में हुआ था। ठीक है, और 1912 में जो हुआ था उस समय आप बताइए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष जो थे आर एन माधोलकर थे। कौन था, आर एन माधोलकर। ठीक है, और ये जो द्वितीय अधिवेशन में गया में हुआ उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, बिहार में पहला 1912 में और दूसरा हुआ था 1922 में गया में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता। ठीक है, नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है। देखिए, एक तरफ में आपको ये विद्रोह दिया हुआ है कि इस साइड में विद्रोह, और ये संबंधित उससे नेता दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, आइए देखिए, तो जो यहाँ पे फकीर विद्रोह है, और एक साइड में यहाँ पे दिया है मजनून शाह एवं चिराग अली, ये भी सही है। भील विद्रोह सेवाराम, ये भी सही है। चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह, ये भी सही है। चेरो विद्रोह भूषण सिंह, ये भी सही है। यानी आपका जो ऑप्शन इसमें ए जो हो जाएगा ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है। आपको बताना है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था उसमें ये कौन सा कथन सत्य है। देखिए, एक ये जो भूमि कर राजस्व के लिए अंग्रेजों ने जो व्यवस्था लगाया था, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था था आपको, और इसमें अस्थाई बंदोबस्त या उसको अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, और एक महालवाड़ी व्यवस्था था। ठीक है, तो ये क्या था, एक आपको भू राजस्व व्यवस्था था, अंग्रेजों ने ये जो लगाया था। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है कि इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था। ठीक है, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है ये सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय आपको बताना है कि कब नियुक्त किया गया था। तो उनको किया गया था 1946-47 में। यहाँ पे 47 में होगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 10 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनको जो यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था तो उनको 47 में किया गया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को 47 में वायसराय नियुक्त किया गया था, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से के लिए उपवास किया था। 1943 में जो महात्मा गांधी ने उपवास किया था वो किसके लिए किया था, बताना है। तो वो जो किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में किया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने हिंसा यानी कि लोगों को मतलब हिंसा के बल पे वो जो क्रांतिकारी थे उनको दमन करना चाहा, इसलिए महात्मा गांधी ने उपवास रखा था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। बताना है कि जो असहयोग आंदोलन था उसमें ये कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला, ठीक है, और चौरा चौरी कांड के कारण इसको वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं था। तो इसमें कौन शामिल नहीं था, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी शामिल नहीं था। देखिए, इसमें सरकारी कामकाज का बहिष्कार सही है,
ये था सहयोग आंदोलन कि सहयोग नहीं करना है हमें ब्रिटिश सरकार से, सरकार को पुरस्कार लौटाना ये भी सही है, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार ये भी सही है, लेकिन संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? ठीक है, तो किस विधेयक के संदर्भ में आपको राष्ट्रपति द्वारा आप संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा, देखिए, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक के आधार पर बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखिएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष उस समय वो होता था जो वायसराय हुआ करता था। ठीक है, और कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन होता था? वो होते थे, उपसभापति को चुना जाता था और वायसराय जो होते थे उन्हीं को सभापति या अध्यक्ष माना जाता था। ठीक है, तो उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। देखिए, जब मूल संविधान जब बना था ना, तो उस समय राज्यसभा सदस्यों के लिए जो कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और ये 1951 में आपको ये जो है, देखिए 1951 में जो जन प्रतिनिधि अधिनियम संसद में पारित किया गया और उसके आधार पर, ठीक है, 6 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया। तो ये जो 6 वर्ष की अवधि है ना, ये शुरू में निर्धारित नहीं था जब संविधान बना था। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? हमें बताना है कि समान नागरिक संहिता का उपबंध किसमें शामिल है। तो आपको पता है कि जो ये नागरिकता है आपको संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है, मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक। और देखिए, समान नागरिक संहिता आपको संविधान के आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में मिलेगा। तो नीति निर्देशक जो तत्व है ना, संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक। तो 36 के बाद जो 44 आएगा, किस में आएगा? इसी में आएगा। तो नीति निर्देशक तत्व, ये भाग कौन सा है? भाग 4 है। संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। बाकी देखिए, कैबिनेट का, वित्त आयोग का और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हमें बताना है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका जो आंसर है ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। देखिए, परामर्शदायी जो मतलब परामर्श देने की जो क्षेत्राधिकार है वो उच्च न्यायालय के पास नहीं है, वो उच्चतम न्यायालय के पास है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 143 कहता है कि जो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? हमें बताना है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पे तमिलनाडु जो राज्य है इसमें विधान परिषद नहीं है, ये बाकी तीनों में विधान परिषद है। ठीक है, अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, याद रखिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखिए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होके बना था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। ठीक है, तो तमिलनाडु में नहीं है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है और वो क्या करता है? ये निर्णय किसके पास है?
राज्य सरकार के पास, क्योंकि जो पंचायत चुनाव जो पंचायत संबंधित है ना वो राज्य सूची का विषय है, वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो भारत के देखिए सर्वोच्च जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं कार्यवाहक, यदि देखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, चाहे किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, अभी तक चुनाव न हुआ हो, तब तक उनको नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को हो जाए, राष्ट्रपति को होता है, या फिर वो असमर्थ हो जाए किसी काम को करने में, असमर्थ रहे लेकिन असमर्थ हो जाए किसी भी कारणवश, तो वो कौन करता है, जब तक उनकी चुनाव न हो जाए राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। हमें ये बताना है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उससे संबंधित नहीं है, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 ये आपको 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपको संबंधित है, ये जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इस संशोधन के द्वारा जो सिक्किम है ना, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। एशियाई जंगली गधा जो है रण का कक्ष में। ठीक है। कक्षप रण में पाया जाता है। ठीक है, कक्ष का रण में। नेक्स्ट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है आपको जेनेवा में स्थित है। कहाँ है, जेनेवा में। ठीक है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। सबसे कम तापांतर किस बायोम में पाया जाता है, तो ये सदाबहार वर्षा वन बायोम में, सदाबहार वर्षा बायोम में सबसे कम तापांतर मतलब ताप का अंतर। ठीक है। एक मान लीजिए कि एक माइनस में चला गया, एक मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि -36 और एक हो जाए मान लीजिए कि 44 है, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ ताप का अंतर कितना हो जाएगा, 44 + 36। ठीक है, वो तापांतर होता है। तो ये सदाबहार वर्षा वन में ये सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्वीटो। किसको कहा जाता है, क्वीटो को कहा जाता है। ठीक है, आंसर आपका क्वीटो। क्वीटो जो है ना, ये कहाँ है, ये इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है। जो गोल्फ है ना, उसका गेंद का वजन कितना होता है, तो ये 45.94 ग्राम होता है। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वाचस्पति पुरस्कार जो है ना, वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में इसको जो स्टार्ट किया गया था 1992 में इसका शुरुआत हुआ। ठीक है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में यह सिर्फ संस्कृत के लेखकों को दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है। तो गुरु जी के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो इसमें है आपको एम एस गोलवंकर को जाना जाता है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। और मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से, इनका उपनाम क्या है, महामना। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। कौन से, नागालैंड राज्य का ये लोक नृत्य है। अगला देखते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, धनबाद में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी। देखिए IDBI का जो स्थापना है ना,
ये 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? देखिए, मेघालय के जो नए राज्यपाल हैं ना, वो पी चौहान यानी कि फागू चौहान। ये जो पहले थे बिहार के राज्यपाल थे, अब यह बिहार के राज्यपाल नहीं है। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। याद रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और ये बताइए कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सैली ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? सैली ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? देखिए, यह ऐप जो है केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा। और इस ऐप का जो उद्देश्य है ना, ये है कि राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारना है। तो सैली ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि इसका जीवन शैली को सुधारना, मतलब राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारना। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, जो डस्टलिक है, इसको दस्तलिक लिखा हुआ है, डस्टलिक। डस्टलिक जो युद्धाभ्यास है 2023 का जो आयोजन कहाँ किया गया? हमें बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका किया गया। अगला देखते हैं। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? देखिए, बताना है। जो जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन है ना, पूछ देगा कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है कि ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। और इसका जो मुख्य विषय क्या था, मतलब इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था वाटर विजन @ 2047। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो श्री अमित का जो संबंध है ना, वो किस खेल से है? तो यह बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से। ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा राम मोहन राय अवार्ड से किसे? तो वीके प्रसाद को। किसे? वीके प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं 39। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो सबसे कम उम्र के जो एथलीट थे वो थे अनाहत सिंह। कौन था? अनाहत सिंह थे। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये जो है, ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 है, इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और ये जो अनाहत सिंह है, उनका जो संबंध है किस खेल से है? तो स्क्वैश से है। किससे है? स्क्वैश से। अगला देखते हैं। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया? ठीक है, तो रानी रामपाल के नाम पर, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल के नाम पे जो रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया। अगला है, वर्ष 2023 में किसे एबेल पुरस्कार हेतु चुना गया? तो एबेल पुरस्कार हेतु लुइस कैफरेली को। देखिए, जो एबेल पुरस्कार है ना, वो किससे संबंधित है? वो है आपको मैथ से, यानी गणित से संबंधित है। ठीक है, तो लुइस कैफरेली जो है अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीनाई यानी अर्जेंटीना के हैं, लेकिन अमेरिकन नागरिकता ले लिए हैं। ठीक है, तो लुइस कैफरेली को दिया गया है। अगला है कि किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है। तो कॉल बिफोर यू डिग का जो उद्देश्य है, ये है कि मतलब कि खोदने के पहले फोन करना, डिगिंग करना। ठीक है, जैसे कि सड़क वड़क कहीं भी जो कंपनी है कोई काम के लिए जहाँ डिगिंग खोदाई होता है, तो वहाँ पे जो नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर्स वायर जो बिछाए, केबल बिछाए रहते हैं, बहुत सारे पाइपलाइन गए हुए होते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि वो उससे मतलब बर्बाद हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो एक जो पीआईबी जो है, पीआईबी से एक आपको उसके माध्यम से, देखिए, तो पीआईबी ने यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया था कि उसने एक डाटा रिलीज किया था। उसने बताया था कि 3000 करोड़ रुपए प्रत्येक साल इससे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ऐप है कॉल बिफोर यू डिग, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
उसको क्या करेगी, उसको ये सूचित करना होगा, उस पे मैसेज करना होगा कि जहाँ पे डिगिंग हो रहा है अगर वहाँ पे केबल फाइबर कोई भी मतलब कि वहाँ पे नीचे से कोई फाइबर लाइन या फाइबर या कोई भी पाइपलाइन गुजर रहा हो, ठीक है, तो वो उसको पहले उसको वहाँ से हटाया जाएगा, फिर वहाँ पे काम चलेगा। तो ये उसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा महोत्सव, घोड़े यात्रा जो त्योहार है कहाँ पे मनाया गया है, ठीक है, ये कहाँ, तो ये जो घोड़े यात्रा त्योहार है ना, ये नेपाल में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नेपाल में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था हमें बताना है। तो इसका जो था फॉरेस्ट एंड हेल्थ, क्या था, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगला है एनबीडी, देखिए एनबीडी नहीं होगा, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट, ये बैंक, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये हो जाएगा आपको, एक मिनट, ये हो जाएगा आपको एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है। यह जो बैंक है ना, ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका ये जो है ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था, ठीक है, 2009 में ब्रिक्स का, ठीक है, BRICS, बी से इसमें ब्रिटेन, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये देश उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो अच्छा, तो इसमें हमें क्या बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो इसमें किसको शामिल किया गया है, इसमें मिस्र को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, मिस्र को शामिल किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दी गई। आप सभी को पता होगा, राहुल गांधी। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बना है, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। अगला है, डिजिटल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश से, ठीक है। अगला देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिना सबलेंका, एरिना सबलेंका ने ये जीता। ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, कहाँ की है ये, बेलारूस की, ठीक है। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने। ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है। तो ये राजस्थान ने किया है 19 नए जिले का, और इसके साथ अब राजस्थान में कितना जिला हो जाएगा, कुल जिलों की संख्या 50 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है और पहला अमेरिका का है, ठीक है। इसे कौन जारी करता है, इसे सिप्री, SIPRI, ठीक है, ये सिप्री जारी करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च आई फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंस्टीट्यूट, यानी कि जो सिप्री है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा, सिप्री, ठीक है, सिप्री। स्टॉकहोम जो है ना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है, सिप्री। तो स्वीडन यहाँ पे हो जाएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये जारी करता है। और ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, एक देश एक उर्वरक योजना। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक देश एक उर्वरक योजना, ठीक है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया है, 2023 तक। 2023 तक जितने भी वाहन है ना, उसमें आपको 30% इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिलेगा 2030 तक। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से अमर सिंह को
ये अमर सिंह को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन्हें यह अवार्ड जो है ना आपदा में क्षेत्र में यानी आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया गया। प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला टिनुबू, देखिए बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू कहाँ के? तो ये हो जाएगा नाइजीरिया के। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया के। अगला देखिए, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 6 भारतीय महिलाओं को। और इसमें यदि आप नाम जानना चाहेंगे कि कौन कौन है, तो इसमें देखिए निर्मला सीतारमण जी है, और रोशनी नाडर है, किरण मजुमदार है, फागुनी नायर है, माधवपुरी है, और सोमा मंडल है। ठीक है, 6 इसमें भारतीय महिलाएं हैं। अगला है कि हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया। ठीक है, वाई के अलग का निधन हो गया। वाई के यानी कि योगिंदर के अलग। ठीक है, वाई के यानी वाई मतलब योगिंदर। ठीक है, उनका निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए इनका संबंध जो है ना अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट थे ये। ठीक है, तो जो वो इकोनॉमिस्ट थे लेकिन वो राजनीति कैबिनेट मंत्री भी थे, तो राजनीति से भी संबंध हो गया। ठीक है, लेकिन उनका जो प्रोफेशन था ना, जो जिसके कारण वो राजनीति में आए, प्लानिंग कमीशन के वो सदस्य थे, योजना आयोग के वो सदस्य भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो तो राजनीति में बाद में आए, लेकिन वो किसके लिए चर्चित थे? वो एक अपने अर्थशास्त्र के लिए, वो इकोनॉमिक्स के, वो पेंसिलिया यानी कि वो अमेरिका से वो PhD की डिग्री लिए थे अर्थशास्त्र में। ठीक है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से लिए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक ये कोरियोलिस जो बल है ना, यह एक आभासी बल है। ठीक है, और ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला है सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है कोटापैक्सी है। कौन सा है? कोटापैक्सी। ये कहाँ पे है? यह इक्वाडोर में स्थित है। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? देखिए मृदा क्षरण जो है वो कहाँ की एक बड़ी समस्या है? वो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों की एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे मृदा क्षरण को रोकने के लिए ही सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग? सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? देखिए जो ये पर्वत श्रृंखला है जो नीचे में दिया हुआ है, वो सिर्फ एक ही राज्य में फैला हुआ है। वो कौन सा श्रृंखला है? तो ये जो अजंता जो है ना, अजंता जो श्रृंखला है ये, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी का ये जो श्रृंखला है वो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित है, यानी कि ये महाराष्ट्र राज्य तक फैला हुआ है, तो इसमें अजंता हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दिबांग, कामेंग, लोहित, ये जो सभी है ना वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसमें से तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरिके बैराज है। क्या है? हरिके बैराज, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो भारत के सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में आपको जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। कौन सी मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। ये भारत के लगभग पूरे क्षेत्रफल का 45% भूभाग को कवर करता है। कितने प्रतिशत भूभाग को? 45% भूभाग को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है आपको बताना है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। तो इमली में क्या पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के जो डंक में आपको पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और खट्टा दूध में आपको पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है,
देखिए, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को आपको रेबीज का टीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रेबीज के टीका के लिए आपको इनको जाना जाता है, ठीक है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? देखिए, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? हमको बताना है कि कौन सा वो पौधा है, कौन से पौधे में जो पादप काय में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो वो है मार्सेलिया। देखिए, मार्सेलिया जो प्लांट है ना, मार्सेलिया, यह जो है ये तालाबों या नालों या कीचड़ों में ये मतलब एक घने गुच्छे में पाया जाता है। जहाँ पानी का ज़्यादा सोर्सेस हो वहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो होता है आपको, वो होता है वेरिसेला, वेरिसेला, आपका ऑप्शन नंबर ए, वेरिसेला से, वेरिसेला वायरस के। देखिए, किस वायरस से? तो वेरिसेला। किस वायरस से? वेरिसेला से होता है, ठीक है। चेचक किस वायरस से? तो वेरिसेला से, ठीक है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है, यानी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक, ठीक है, किसके द्वारा? तो अंडवाहिका के द्वारा ले जाता है, अंडवाहिका द्वारा, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो निम्न में से किसका बना होता है? तो अस्थि कोशिकाएं, जो अस्थि जो हड्डी है ना, हड्डी की जो कोशिकाएं हैं, एक हार्ड मैट्रिक्स के द्वारा जो ये बनाया जाता है, मतलब कि वो किसके द्वारा बनता है? तो वो बनता है कैल्शियम और फास्फोरस। किससे बनता है? कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब एक्सक्रेटरी, ये जो है एक्सक्रेटरी जो है सिस्टम का भाग नहीं है, जो स्रावित होता है, उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये इसमें गर्भाशय नहीं होगा। देखिए, गुर्दा जो किडनी है ना, ये मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, ये सब क्या है ना कि उत्सर्जन तंत्र है, मतलब उससे कुछ फिल्ट्रेशन होकर बाहर निकलता है इससे। और गर्भाशय जो है ना, गर्भाशय जो है, यूटेरस, ये जो है भाग नहीं है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है ना, वो है महाधमनी, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? महाधमनी। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये है यूजेनिक्स। क्या है? यूजेनिक्स, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये यूजेनिक्स है, ठीक है। देखिए, यूजेनिक्स, EUGENICS, यूजेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो वो है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है, ठीक है। निम्न में से क्या समानता है? निम्न में से क्या समानता है? देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ठीक है। तो ये सभी जो है ना, ये सभी गैर धातु है। ये सभी क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये सभी नॉन मेटल है, ठीक है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, गर्म करने पर, तो जब गर्म करिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये अपघटित होकर अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो रहा है, कोई भी चीज़ गर्म करके अलग हो रहा है, तो वो तापीय अपघटन अभिक्रिया का क्या हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, तापीय अपघटन अभिक्रिया। ताप करने पर, जब ताप गर्म करने पर होता है तो तापीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है।
देखिए जो घोल का रंग क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है। तो फिनोफ्थेलीन को जब सिरके में डालिएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, रंग कोई नहीं रहेगा, रंगहीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मीथेन है। देखिए ये मीथेन है। तो देखिए ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये जो सभी है ना वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। ठीक है। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? देखिए सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि सोने को कठोर बनाया जा सके। तो सोने को कठोर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही मतलब मेलिएबल होता है, बहुत ही मतलब वो आघातवर्धनीय मेलिएबल मतलब लचीला, मतलब मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है वो। तो उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कठोर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? मतलब ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है कि मतलब जो तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर ले उसे उभयधर्मी कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो जो जिंक है ना उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, आइए इसमें हो जाएगा ए। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन, देखिए जल शोधन के लिए इसमें एलम यानी फिटकरी, एलम का किया जाता है। किसका? एलम का, फिटकरी का किया जाता है। ठीक है, और इसे रक्त प्रवाह को रोकने के लिए भी किया जाता है और कागज और चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। आप देखते हैं कि कोई लोग सेविंग करता है तो सेविंग करके वो फिटकरी लगाता है अपने, सेविंग करके दाढ़ी बना के। ठीक है, तो वो फिटकरी का रक्त प्रवाह को रोकने के लिए भी किया जाता है। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का जो सिद्धांत है ना वो किस पे आधारित है? तो वो आधारित है आपको रासायनिक संयोजन पर। किस पे? रासायनिक संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो ये आदर्श ट्रांसफार्मर में कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, ये सभी होता है। ठीक है, आप पढ़िए, ये सारे विशेषता ये एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसके व्युत्क्रमानुपाती? कंडक्टर का जो प्रतिरोध है यानी जो उसका प्रतिरोध है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताना है हमें। तो ये हो जाएगा कि उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आर जो है ना उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के यानी उसके एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी इकाई के बराबर जी का मान होता है? तो त्वरण के किसका हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए जो जी है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का भी होता है और वही जी का इस मान देखिए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जी का मान। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर का, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? अगर वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, वो स्थिर। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है ना वो स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर जो होता है वो क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे अगर h का मान बढ़ेगा, मान लीजिए 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, 2 है तो और बढ़ जाएगा, 3 है तो बढ़ जाएगा। मतलब h जैसे हाइट बढ़ेगा या फिर g का मान बढ़ेगा या m का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने पर देखिए ऊंचाई को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है?
तो ये अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। ठीक है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में? देखिए जो भारतीय बैंक है ना, सबसे ज़्यादा शाखा भारतीय बैंक की कौन से देश में है बताना है। तो ये है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में है। कहाँ पे है? यूके में। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अवमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। और ये क्यों कहता है? ये जो किया जाता है ये बैंक जो करती है आरबीआई, ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये किया जाता है। तो भारत सरकार, आरबीआई किसका बैंक है? सरकार का बैंक होता है। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि निर्यात को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए कि आपको 1 रुपया, हमारा भारत का 1 रुपया अगर $50 के बराबर है मान लीजिए, ठीक है, मैंने $1, ये देखिए ऐसे समझा रहा हूँ आपको कि $1 मान लीजिए 50 रुपया के बराबर है। अब हो जाएगा $1 100 रुपया के बराबर, तो अवमूल्यन हो गया। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई आदमी $1 में अब भारत से ज़्यादा सामान लेके चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपया अब 100 रुपया के इक्विवेलेंट में हो गया, ठीक है, ये बराबर हो गया। मतलब ये अवमूल्यन इसलिए किया जाता है, घटाया जाता है मुद्रा का मूल्य, क्योंकि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। मतलब यहाँ से जो माल है, जो भारत से जो देश में निर्मित प्रोडक्ट है, वो बाहर के लोग खरीद सके। यह भी एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पे दोनों सही है। देखिए यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है। सीमांत उत्पादकता शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखिए, अगला, किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? हमें बताना है कि तीव्रतम और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अब देखिए ये है आपका मैथ का जो क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए जो 96 का आंसर है ये हो जाएगा सी, 97 का आपको आंसर हो जाएगा ए, 98 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 99 का आंसर हो जाएगा आपको ए, और 100 का आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए, और कुछ आपको ये बताना हो कि हाँ आपको कुछ कमी लगी हो वीडियो में तो आप मुझे सुझाव दीजिए। मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उस सुझाव का मैं पालन अवश्य करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।